हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक कॉलेज। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। ठीक, टाइटल क्या है इसका? सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। अब इससे साफ साफ पता चल रहा है हमें कहीं पे क्या कि आपका जो अंग्रेज थे वो इंडियंस को अब पढ़ाने की तैयारी में लग गए थे, है ना। हमने इनसे पहले वाले चैप्टर्स में देखा है कि किस तरीके से उनका ब्रिटिशर्स का इम्पैक्ट हुआ राजास पे, नवाब्स पे, पीजेंट्स पे, है ना, ट्राइबल्स पे। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे स्टूडेंट्स की लाइफ पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक, ब्रिटिशर्स आप जानते हो कि इंडिया में सिर्फ एक कंपनी के तरीके से आए थे, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे के पूरे कंट्री पे कब्जा कर चुके थे पॉलिटिकली, है ना। और अब उनका मकसद था कि यहाँ के लोगों की लाइफ को भी कंट्रोल किया जाए। ठीक, वो चाहते थे कि यहाँ के जो लोग हैं वो दिखने में तो इंडियन जैसे हों, लेकिन वो बिहेव हमारी तरीके से ही करें। वो कहीं ना कहीं इंडिया को इंग्लैंड बनाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, वो यहाँ से जाने का कोई प्लान नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ के लोग हमारे तरीके से रहें, हमारे तौर तरीके सीख लें और उसी तरीके से बिहेव करें। ठीक, ये उनका मकसद था। और जो वो पढ़ाने की, सिविलाइज करने की बात करते हैं, वो सिर्फ एक ऊपर का दिखावा था, बट उनके मन में यही था। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता, हाउ द ब्रिटिश सॉ इंडिया, सॉ एजुकेशन। देखो, ऐसा नहीं है कि उनके आने से पहले इंडिया में एजुकेशन नहीं थी। इंडिया तो हमेशा से ही एजुकेशन का हब रहा था, है ना। इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, हमारी नामी गिनामी यूनिवर्सिटी थी। और इवन अंग्रेजों के आने से पहले भी जब अरब वगैरह इंडिया आए थे, तो वो लोग इंडिया की जो पूरी की पूरी पुरानी किताबें थी उनको देख करके दंग रह गए थे। और आप पढ़ोगे आगे चल के मेडिवल हिस्ट्री में एकदम मेंशन्ड है कि वो किस तरीके से उन्होंने हमारी हर किताब को ट्रांसलेट किया, हमसे बहुत कुछ सीखा, है ना। कि मैथ वैथ भी हमसे ही सीखा उन लोगों ने, है ना। आप जानते हो, सुना है, जीरो भी हमने दिया, डेसिमल सिस्टम भी हमने दिया, एस्ट्रोनॉमी की बातें हमने सिखाई, एस्ट्रोलॉजी भी हमने सिखाई। भले ही उसको धीरे धीरे फिर और डेवलप भी किया आपके इन्होंने भी। जो अरब्स थे उन्होंने भी हमसे भी सीखा और खुद भी डेवलप किया। ग्रीक्स भी इंडिया आए थे। ग्रीक्स तो हमेशा से ही बहुत फेमस थे अपनी नॉलेज के लिए, बट वो भी इंडियन नॉलेज से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, है ना। खैर, अब अगर हम अंग्रेजों की बात करें, हाँ, अंग्रेज अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा अपना एरोगेंस था उनमें। और वो सोचते थे हम ही सब कुछ हैं और ये इंडियंस तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि वो जब इंडिया आए तो उस समय कहीं ना कहीं इंडिया का डाउनफॉल चल रहा था, है ना। अब इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार बताते हो, ये मुश्किल है कहना। क्योंकि मेडिवल पीरियड में जैसे सल्तनत काल रहा, मुगलों का काल रहा, तो उस समय भी बहुत किताबें लिखी गई, अंधाधुन की किताबें लिखी गई, पर्शियन में, अरेबिक में, है ना। बहुत किताबें लिखी गई। लेकिन कहीं ना कहीं जो इंडिया की एंशियंट टेक्स्ट बुक्स वगैरह थी वो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गई थी, वो कल्चर कहीं ना कहीं लॉस्ट हो गया था, है ना। और जो पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत लिमिटेड हो गए थे एज कम्पेयर टू पहले के जमाने में। ठीक, तो अब हम देखते हैं ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म क्या है? ओरिएंटलिज्म मतलब अंग्रेजों ने भाषा इसको दे रखा है ईस्ट की नॉलेज। ईस्ट की नॉलेज, वो अपने आप को वेस्ट में है, तो ईस्ट की नॉलेज, ईस्ट की नॉलेज किन की बात कर रहे हैं ये? ईस्ट की नॉलेज जैसे ईस्टर्न सभ्यता, इंडिया हुई, चाइना हुआ, जापान हुआ, है ना, पूरा साउथ ईस्ट एशिया हुआ। इन नॉलेज, इधर के पूरे एरियाज को ये ओरिएंटल कहते थे। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड कोई भी चीज ओरिएंटलिज्म हो गई। अब 1783 में एक ऑफिसर था, ब्रिटिश ऑफिसर विलियम जोन्स, है ना। वो कलकत्ता आता है, उसका अपॉइंटमेंट हुआ था जूनियर जज की तरह सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन वो एक एक्सपर्ट, लॉ में तो एक्सपर्ट था ही, तभी वो जज बना था। साथ में वो एक लिंग्विस्ट भी था। ठीक है, लिंग्विस्ट मतलब उसको बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था। वो ग्रीक और लैटिन तो ऑक्सफोर्ड से ही पढ़ के आया था। साथ में उसको फ्रेंच इंग्लिश भी आती थी। हाँ, फिर अरबिक उसने अपने एक दोस्त से सीखी थी, पर्शियन भी वैसे ही उसने सीखी। अब वो जब से कलकत्ता में आया था, वो यहाँ के पंडितों के साथ बैठ करके संस्कृत सीखने लग गया, संस्कृत की लैंग्वेज, ग्रामर, है ना, पोएट्री वगैरह। और धीरे धीरे करके वो किताबें पढ़ने लग गया, इंडियन किताबें, जो कि किस पे थी? लॉ पे थी, फिलोसफी, रिलीजन, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, अर्थमेटिक, मेडिसिन, है ना। देखो कितनी सारी हमारे पास तब भी अवेलेबल थी बुक्स। आयुर्वेद वगैरह तो तभी से है, कई हजार सालों पुरानी है आयुर्वेद वगैरह तो, है ना। तो ये सारा का सारा पहले से ये टेक्स्ट अवेलेबल थी। अब ये पढ़ने लग गया जेम्स। अब इसको समझ में आया विलियम जोन्स को कहीं ना कहीं कि उसको जो जैसे इंटरेस्ट है इंडिया के पास्ट के बारे में जानने का, इंडिया के कल्चर के बारे में जानने में, तो वो अकेला ही नहीं था ऐसा ब्रिटिश ऑफिसर, ऐसे और भी थे। तो उसको मिले कुछ एक लोग माने हुए, जैसे कि हेनरी थॉमस कोलब्रुक, नथेलियन, नथेनियल हैलेड, है ना। ये लोग मिले
जो कि पहले से ही उसके उसके आने से पहले से ही वो इंडियन हेरिटेज को डिस्कवर कर रहे थे। उन्होंने इंडियन लैंग्वेज सीख रखी की थी, मास्टर कर रखी थी, है ना। वो संस्कृत पर्शियन के जो वर्क्स थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे थे। ठीक, तो इनके साथ मिलकर के विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया और फिर ये जर्नल पब्लिश करने लगे एशियाटिक रिसर्चेस के नाम से। ठीक है, जोन्स और कोलब्रुक बहुत ही प्रभावित थे इंडिया के पास से, है ना। इंडिया की ग्लोरी, उनको मानना था कि इंडिया जो है एंशियंट टाइम में बहुत ही ग्लोरियस रहा होगा, और कहीं ना कहीं वो अब डिक्लाइन हो गई है किसी कारण से। ठीक है, लेकिन वो उसको रीडिस्कवर करना चाहते थे और उसके बारे में लिखते थे, है ना, इंग्लिश में, और वो पूरी दुनिया को बताते थे। ठीक है, कि ऐसे ऐसे इंडिया में चीजें थी। और उनका ये भी मानना था कि अगर आपको यहाँ गवर्न करना है हिंदूज को या मुस्लिम्स को, तो आपके यहाँ जो लोगों के आइडियाज हैं, जो उनके लॉज हैं, जो उनके विचारधारा है, उनको आपको जानना होगा, तभी तो आप उनको गवर्न कर पाओगे कि वो कैसे सोच रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्रिटिश ऑफिसरों को भी कहीं ना कहीं इनकी बातें सही लगी, है ना। उन्होंने भी कहा कि हाँ, लग तो रहा है इनकी बातें सही, तो उन्होंने भी इनको प्रमोट किया, है ना, कि हाँ ठीक है तुम करो, इस चीज को और बढ़ावा दिया। ठीक, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी, बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स ऐसा बिलीव करते थे कि इन पे वेस्टर्न लर्निंग थोपने के बजाय इनको इन्हीं की भाषा में सिखाया जाए, है ना, इनकी पढ़ाई को प्रमोट किया जाए, संस्कृत को, पर्शियन को, है ना, और जो भी ये पढ़ना चाहते हैं उसी को बढ़ावा दिया जाए, ताकि इससे क्या होगा, उनका मानना था कि ये नेटिव्स का दिल भी जीत सकेंगे, और जो एलियन रूल है ना, हम एलियन रूलर्स हैं, तो लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करने लग जाएंगे धीरे धीरे। इसी ऑब्जेक्टिव से उन्होंने कलकत्ता में 1781 में मदरसा खोला, है ना, जहाँ अरेबियन, पर्शियन, इस्लामिक लॉ वगैरह पढ़ाया जाता था। सेम तरीके से 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज खोला गया संस्कृत पढ़ाने के लिए। ठीक है, ठीक है। ग्रेव एरर्स ऑन द ईस्ट, ये टॉपिक क्या कहता है। अब देखो, कुछ एक ऐसा नहीं था कि सभी इस चीज को मानते थे कि हाँ भाई इंडिया बड़ा ग्रेट है, यहाँ की नॉलेज बड़ी ग्रेट है। कुछ लोग इसके अपोज भी करते थे, है ना। कुछ मानते थे कि इंडियन नॉलेज कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही एकदम नॉन सीरियस है, लाइट हार्टेड है ना। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है इनकरेजिंग, जिससे कि आज की दुनिया के हिसाब से नॉलेज ये नहीं है। ठीक है, साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, उनका मेनली मानना था। ठीक, उनमें से एक थे जेम्स मिल। जेम्स मिल बहुत ही ज़्यादा क्रिटिक थे ओरिएंटलिस्ट के। ठीक है, उन्होंने कहा कि हमें वो नहीं पढ़ाना चाहिए नेटिव्स को जो वो पढ़ना चाहते हैं, रादर हमें उनको यूजफुल और प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ानी चाहिए जो उनके काम आए, जैसे कि साइंटिफिक और टेक्निकल एडवांसेस जो हमने अचीव की है उसके बारे में उनको बताया जाए। ठीक है, इससे उनका भला होगा। फिर 1830s आते आते और भी लोग इसमें जुड़ जाते हैं जो अटैक कर रहे थे ओरिएंटलिस्ट एजुकेशन में। उनमें से एक थे मक्केले, है ना। मक्केले ने तो यहाँ तक कह दिया था कि एक सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया। इतनी बड़ी बात कि मतलब अगर कुछ किताबें ही यूरोपियन लाइब्रेरी, अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी की कुछ किताबें ही पूरे के पूरे लिटरेचर जो है इंडिया अरेबिया का उससे बेटर है, ये तक बोल दिया था। सोचो, फिर मक्केले ने क्या किया, इंडिया आता है और मिनट ऑफ मीटिंग होती है उसकी, उसमें उसने बोला कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश सिखाना ज़रूरी है। इंग्लिश इसलिए सिखाना ज़रूरी है ताकि यहाँ के लोगों को सिविलाइज किया जा सके, उनके टेस्ट को बदला जा सके, उनके वैल्यूज़ को बदला जा सके, कल्चर को बदला जा सके, है ना। वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि ये लोग कैसा बन जाए, इंग्लिश टाइप में बन जाए। फिर क्योंकि ये इंग्लिश टाइप के बन जाएंगे तो वो इंग्लिश चीज़ों की डिमांड करेंगे। इंग्लिश चीज़ों की डिमांड करेंगे तो फिर हमारा जो इंग्लैंड में चीज़ें प्रोड्यूस होती है उसकी डिमांड यहाँ बढ़ेगी। तो वो कहीं ना कहीं इस फिलॉसफी से गाइडेड थे ये। ठीक है ना। मैं कह लो कि रिकमेंडेशन पे ही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया 1835 में, और सारे हायर एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को प्रमोट किया जाने लग गया। ठीक है, और जो ओरिएंटल एजुकेशन में प्रमोशन किया जा रहा था जैसे कलकत्ता मदरसा में, बनारस कॉलेज वगैरह में, ये सबको स्टॉप कर दिया गया। ठीक है, एजुकेशन ऑफ कॉमर्स। फिर आते हैं एक और, वुड्स डिस्पैच, चार्ल्स वुड जी आते हैं 1854 में। उनका मानना था कि इन लोगों को ना और बेनिफिशियल चीज़ें सिखाई जानी चाहिए हमें। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ट्रेड एंड कॉमर्स का ज्ञान देना चाहिए इनको, ताकि ये समझ सके कि जो रिसोर्सेज हैं कंट्री की उसको डेवलप करना कितना ज़रूरी है। ठीक है, और इससे क्या होगा, इनमें डिज़ायर, इसका भी वही मकसद था कि इनको टेस्ट और डिज़ायर,
यूरोपियन जैसा होगा, है ना, उससे ब्रिटिश गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, इंडियंस अप्रिशिएट करेंगे ब्रिटिश गुड्स की, है ना, और उसकी डिमांड बढ़ेगी। इनका सबका मकसद वही था कि इंडियंस को बदलो, कल्चर बदलो, ताकि ये क्या बने, हमारी तरह रहना का तरीका सीखें और हमारी चीज़ों का ये कहीं ना कहीं यूज़ करना शुरू करें, तो हमारी चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी, हम इनको बेचेंगे। आज भी देख लो आप, वही हो रहा है ना कहीं आप ढंग से गौर से देखोगे तो हम क्या करते हैं, हर चीज़ वेस्टर्न के हिसाब से चलना चाहते हैं, वो जैसा करते हैं हम वैसा ही करना चाहते हैं, और फिर हम उन चीज़ों की डिमांड भी करते हैं तो वो महंगी मिलती है हमें, है ना। वुड डिस्पैच का ये भी कहना था कि इंडियंस जो है ट्रूथफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, इनको मोरल एजुकेशन देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर कंपनी को सिविल सर्विस चाहिए इनमें से ही, तो इनमें वो कल्चर होना चाहिए जो कि ब्रिटिशर से मिलता जुलता होना चाहिए और ट्रूथफुल हो, ताकि हम इन पे रिलाई कर सकें, ठीक है। तो वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे जब 1857 में रिवोल्ट चल रहा था मेरठ दिल्ली वगैरह में, तब कलकत्ता मद्रास बॉम्बे में यूनिवर्सिटी सेटअप हो रही थी, ठीक है, और पूरा चेंजेस लाया जा रहा था एजुकेशन सिस्टम में। अब सवाल उठता है कि उस समय स्कूल, लोकल स्कूल कैसे थे, है ना, क्वेश्चन उठ रहा होगा, अंग्रेजों के आने से पहले लोकल स्कूल कैसे थे। तो अंग्रेजों के भी दिमाग में ये था कि भाई इनकी पढ़ाई कैसे होती है। तो 1830 में विलियम एडम नाम का एक स्कॉटिश मिशनरी था, उसको ब्रिटिश कंपनी कहती है कि जाओ तुम जाके कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यहाँ के जो लोकल स्कूल्स हैं उनकी हालात देखो कि वहाँ क्या पढ़ाई होती है, कैसे पढ़ाया जाता है। तो वो निकलता है बंगाल बिहार में घूमने के लिए, ठीक है। तो वो देखता है कि टोटल लगभग लगभग 1 लाख पाठशाला थी उस जमाने में, और हर पाठशाला में लगभग लगभग 20 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो इन ऑल टोटल लगभग 20 लाख लोग उस समय पढ़ रहे थे, ठीक है। और ये जो स्कूल्स होते थे, इनको या तो कोई वेल्दी पीपल स्टैब्लिश करता था, या लोकल कम्युनिटी, या फिर गुरुजी खुद ही, टीचर जो होते थे वो गुरु खुद ही स्टार्ट कर देते थे अपने से, ठीक है। ये एजुकेशन बहुत ही फ्लेक्सिबल होती थी, आ, कोई फिक्स्ड फी नहीं थी, कोई बुक्स नहीं होती थी, कोई बिल्डिंग नहीं थी, ना कोई बेंच, ना चेयर, ना ब्लैक बोर्ड, ना कोई सेपरेट क्लासेस होती थी, ना रोल कॉल, ना एनुअल एग्जाम, और ना रेगुलर टाइम टेबल, ठीक है। ये कहीं भी हो सकती थी, किसी बनियान पेड़ के नीचे में, या विलेज के कॉर्नर में, या टेम्पल में, या शॉप के कोने में, या गुरु जी के घर के कोने में ही, ठीक है। फीस भी डिपेंड करती थी कि किसका पेरेंट कितना कमाता है, जो ज़्यादा कमाता था, जिसका पेरेंट रिच था वो ज़्यादा देता था, अगर ये वाला गरीब कम देता था। टीचिंग ओरली होती थी, है ना, और गुरु जी खुद डिसाइड करते थे कि क्या पढ़ना है एज पर स्टूडेंट्स की नीड के हिसाब से, ठीक है। स्टूडेंट्स को अलग अलग क्लासेस में नहीं बैठाया जाता था, एक ही जगह बैठाया जाता था, और गुरु जी सबके साथ इंटरेक्ट करते थे सेपरेटली, है ना। एडम ने एक और चीज़ देखी कि जब खेतों में काम करने का टाइम आता था, तो उन दिनों छुट्टियां कर दी जाती थी, ताकि जो बच्चे हैं वो भी फील्ड में जाकर के काम कर सके, ठीक है। अब अंग्रेज ले आए नए रूटीन, नए रूल्स, क्या ले आए, कंपनी ने हायर एजुकेशन पे तो पहले से ही फोकस था, लेकिन अब वो क्या करने लगे 1854 के बाद, जो ये लोकल पाठशाला थी इनको भी इम्प्रूव करने का उन्होंने मन बना लिया कि यहाँ भी पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि भाई हायर एजुकेशन अच्छी है लेकिन बेसिक अगर सही नहीं होगी तो वो क्या पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे ढंग से। तो उन लोगों ने अपना सिस्टम वहाँ पे थोपने की कोशिश कर दी, है ना। क्या सिस्टम था, रूटीन से चलेगा, रेगुलर फीस होगी, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, है ना। तो नए सिस्टम के हिसाब से उन्होंने कुछ एक पंडित, गवर्नमेंट पंडित रखे, और हर पंडित को ये टास्क दिया कि 4 से 5 स्कूल तुम्हारे अंडर है। वो पंडित क्या गए, हर पाठशाला जाते थे, वहाँ देखते थे कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है स्टैंडर्ड्स में, है ना। वो हर गुरुजी से क्या करते थे, कहते थे रिपोर्ट सबमिट करो, क्लासेस टाइम टेबल के हिसाब से होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, हाँ, टेस्ट लो, एनुअल एग्जाम का सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट से रेगुलर फीस लो, रेगुलर क्लास लो, फिक्स सीट्स होनी चाहिए उनकी, ठीक, और सबको ओबे करना चाहिए रूल एंड रेगुलेशन। और जो जो पाठशाला एग्री हो गई इन चीज़ों के लिए, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिलता था, पैसा मिलता था, ठीक है। कुछ एक नहीं मान कि हम नहीं करेंगे ये चीज़ फॉलो, लेकिन फिर धीरे धीरे उनको मुश्किल हो गया, अंग्रेज तो कुछ ना कुछ तो उन पर अत्याचार करते ही होंगे, तो फिर वो लोग भी आ गए इसी के अंडर में, ठीक है, वो वाला टाइम। अब न्यू रेगुलेशन के हिसाब से चलो ये सब चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक प्रॉब्लम आने लग गई गरीब परिवार में। गरीब परिवार के लोग पहले बच्चे क्या करते थे, खेतों में जाके भी काम कर लेते थे, लेकिन अब तो वो या तो क्लास करो या तो फिर उनको डिसिप्लिन के हिसाब से नहीं
क्लास करने दिया जाता था, है ना? दो में से एक ही। तो कई बच्चे गरीब नहीं पढ़ पा रहे थे, पढ़ना लिखना उनका छूट गया था और भी ज़्यादा। पहले तो पढ़ भी लेते थे, अब तो और भी ज़्यादा छूट गया। ठीक है। एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अब देखो, एक तरफ तो अंग्रेज चाह रहे थे कि ब्रिटिशर्स को क्या बना दें, इंडियन बना दें, इनको सिर्फ अंग्रेज बना दें, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश सोचो। ठीक है, इंग्लिश की तरह ही रहो, ब्रिटिशर्स की तरह रहो। दूसरी तरफ जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो बड़ा इस चीज़ से चिंतित थे। उनका मानना था कि इस तरीके से तो हमारी अपनी लैंग्वेज का पिछड़ती जा रही है ना, जो हमारे सारा ज्ञान है वो खत्म हो जाएगा, और लोगों तक वो पहुंच जीवित रहना चाहिए। और हम मना नहीं करते कि हाँ भाई, मॉडर्न एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, बट हमारी एजुकेशन को भी तो तुम हमारी लोकल लैंग्वेज में प्रमोट कर सकते हो, है ना? तो इसके खिलाफ कई लोग सामने आए और आवाज उठाना शुरू किए कि हाँ नहीं, हमें नेशनल एजुकेशन होनी चाहिए जो इंडिया के हित के बारे में सोचे, है ना कि अंग्रेजों के हिसाब से चले हम। ठीक। तो बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मिस्ट थे, बट यहाँ पे आपकी किताब में दो के बारे में मेंशन है, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर जी। पहले हम महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि ये जो कॉलोनियल एजुकेशन है ना, ये कहीं ना कहीं इंडियंस के माइंड में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ला रही है। ठीक है। वो देखते थे कि कहीं ना कहीं ये सिखाया जा रहा है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वो सुपीरियर है ना? और इसने हमारे कल्चर में जो हमें गर्व था वो खत्म होता जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है। एक पॉइजन की तरीके से हम पे काम कर रही है, गांधी जी बोलते थे। ठीक है। इन्होंने कहीं ना कहीं इंडियन को और ज्यादा स्लेव बना लिया है। वो कहते हैं जो इंडियंस ये एजुकेशन पढ़ रहे हैं, है ना, उनमें सेंस ऑफ डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता जा रहा है। ठीक। और जब जब नेशनल मूवमेंट हुआ, उन्होंने अर्ज किया कि तुम ये एजुकेशनल सिस्टम अंग्रेजों का जो है वो छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि ये गुलामी है एक तरीके से। ठीक है। उनका मानना था कि इंडियन लैंग्वेज में सिखाना पढ़ाना वो ज़्यादा बेटर है। और उनका ये भी मानना था कि जितने भी लोग आज के डेट में इंग्लिश एजुकेशन पढ़ रहे हैं वो कहीं ना अलग होते जा रहे हैं मासेस से। हाँ, वो आम जनता की प्रॉब्लम को नहीं समझ पाते हैं। ठीक। और उनको लगता है कि ब्रिटिशर्स ही सब चीज़ जो कर रहे हैं वो सब सही है। वो आम जनता से बिल्कुल डिस्टेंट हो गए हैं, जोड़ नहीं पा रहे हैं अपने आप को, जो कॉलेज वॉलेज में पढ़ ले रहे हैं, है ना? तो वो कहते थे ये गलत है। ठीक। फिर उनका महात्मा गांधी जी का ये भी कहना था कि ये जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है रीडिंग राइटिंग में। ठीक है। और ये प्रैक्टिकल नॉलेज में कम फोकस करती है, जबकि उनका मानना था कि प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आदमी जब अपने हाथ से काम करता है, खुद से करता है, ट्राई ट्राई ट्राई, तो बहुत कुछ सीखता है। तो इससे बेटर रहेगा कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम पे ही फोकस करें जो पहले था हमारा। ठीक है। और आदमी को काबिल बनाया जाए कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, ना कि सिर्फ किताबी ज्ञान रखे। ये गांधी जी का विचार था। ठीक। दूसरी तरफ टैगोर क्या मानते थे? टैगोर जी ने अपना एक शांति निकेतन का स्कूल खोला था 1901 में। ठीक है ना? और वो कहते हैं कि जब छोटे थे और जब वो स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल जाना पसंद नहीं था। वो बड़ा सफोकेशन वाला, सफोकेटिव और ऑप्रेसिव फील करते थे। हाँ, उनका मानना था कि देखो, बचपन में जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ओपन माइंडेड होता है ना, और वो बहुत ही क्रिएटिव होता है। और आप अगर उसको नहीं सपोर्ट करोगे और जबरदस्ती का उस पर थोपोगे फिक्स सब्जेक्ट इतना ही पढ़ना है, यही पढ़ना है, तो उससे कहीं ना कहीं उसकी क्रिएटिविटी दब जाती है ना? तो वो इसके खिलाफ थे। और इसीलिए उन्होंने एक 100 किलोमीटर दूर स्कूल खोला कलकत्ता से, जहाँ पे बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ना है नेचर के साथ हार्मनी करके उनकी क्रिएटिविटी को बूस्ट किया गया, उनको सपोर्ट किया गया, है ना? और वो भी कहीं ना कहीं गांधी जी की तरह क्रिटिकल तो थे ही वेस्टर्न एजुकेशन के, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं थे गांधी जी जैसे। वो थोड़ा सा लिबरल भी थे। वो कहते थे कि नहीं, लोगों को मशीन और टेक्नोलॉजीज के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि गांधी जी इसके बिल्कुल अगेंस्ट थे, है ना? और वो कहते थे कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमें अपने जो आर्ट, म्यूजिक, कल्चर, ये सब है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसके भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब बहुत सारे थिंकर्स हुए, इंडिविजुअल्स हुए जो मानते थे कि हाँ, एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए। कुछ मानते थे कि हाँ, बिल्कुल नया सिस्टम होना चाहिए एजुकेशन का, जो नेशन के फेवर, नेशन के जरूरत के हिसाब से हो। और कुछ ऐसा मानते थे कि नहीं, ब्रिटिश सिस्टम ठीक है, लेकिन इसमें कुछ एक चेंजेस करने की जरूरत है। तो ये डिबेट चलता रहा इवन हमारे इंडिपेंडेंस गेन करने के बाद भी।
काफ़ी समय तक ये सारी चीज़ें चलती रही कि हमें किस हिसाब से होना चाहिए कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर बिल्कुल एंटायरली न्यू सिस्टम डेवलप करना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन नीड्स के हिसाब से फोकस्ड हो। ठीक। तो ये था पूरा चैप्टर फ्रेंड। होप आपको समझ में आ गया हो। कुछ एक टॉपिक्स में ये जो कोने होने वाले हैं वो छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप भी किताब पढ़ो, तो आप जानो जो मेन आपका कंटेंट था वो मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया है। ठीक है। होप आपको कहीं पे डाउट ना हो। कोई डाउट हो कहीं पे तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, मैं हेल्प करूँगा आपकी। मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ, अगर कुछ बड़े बच्चे देख रहे हों जो कि IAS वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनके हिसाब से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उतना ही पढ़ा रहा हूँ जितना बुक में है, वरना कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।